नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी RKB, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप लंबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइना में लोगों को नी हाओ, जापान में कुनिचिवा। प्रदीप जी, Abaria go jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili। प्रदीप जी, ये क्या नई चीज़, क्या कांग्रेस क्या क्या बोल रही है? मतलब अभी खड़गे साहब की स्पीच थी, उसके बाद हमारे सपकाल साहब की भी स्पीच है। खड़गे साहब ने बोला कि बहुत ही जल्द मिड टर्म पोल्स होंगे, मोदी जाने वाले हैं, और उसके बाद अभी सपकाल साहब ने भी वही चीज़ बोली है। मतलब क्या है, बताओ, व्हाट आर दे बेसिंग दिस ऑन? कैंपेन चालू है सर। इनफैक्ट नागपुर में कल परसों कैंपेन था, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। वो तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं। Led by Mr. हर्षवर्धन सपकाल himself. नागपुर स्पेशली बिकॉज आई थिंक देवेंद्र फडणवीस जी के वो एरिया हमारे चीफ मिनिस्टर के जहाँ एलिगेशंस ऑफ वोट चोरी। कैन वी हियर दैट? कैन वी हियर दैट? वो ये अपने जनाब खड़गे साहब ने जो बोला है, कैन वी हियर इट प्लीज? लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट खड़गे साहब सेड। जरा दिखाएं इसको। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, ऐसा खड़गे साहब ने कहा। हाइड्रोजन बॉम्ब जो राहुल गांधी जी एक्सपोज करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। बहुत चर्चा चल रहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब कहाँ से फूटेगा। तो बहुत अब चर्चा है कि वाराणसी, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमसेल्फ, वहीं पर वोट चोरी हो गया है। ऐसे अनऑफिशियल खबर बाहर निकल रहा है कि कांग्रेस विल फर्स्ट, राहुल गांधी जी फर्स्ट वाराणसी से शुरू करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो द कांग्रेस बिलीव, जैसे खड़गे साहब ने अभी कहा 6 महीने के अंदर मिड टर्म पोल है, खड़गे साहब ने वहां कहा, हर्षवर्धन सपकाल जी ने यहाँ पर कहा नागपुर में कि बहुत जल्दी मिड टर्म पोल होने वाला, तैयार हो जाइए। तो कांग्रेस इज कॉन्फिडेंस, मिड टर्म पोल होगा। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू भरत सिंह साहब। भरत सिंह साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। और एंड ऑफ कोर्स वी वेलकम अली दारूवाला साहब। और दारूवाला साहब इज आल्सो विद अस। वाओ, रॉकिंग। I'll just come out from the ring. Yes sir, दारूवाला साहब is right here with us. दारूवाला साहब नमस्कार। दारूवाला साहब नमस्कार। कान में शायद ईयर प्लग डाले नहीं। सर आपका फोन म्यूट पर है सर, जरा ऑन कर लें। Now, can you hear me now? I can hear you sir, we can hear you very well. भरत सिंह साहब आपको भी नमस्कार सर, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। अच्छा भरत सिंह साहब, अभी हमने खड़गे साहब को सुना, अभी दोबारा दारूवाला साहब को भी सुना देंगे हम वो। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, और जो नई सरकार आएगी वो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, इन लोगों के लिए काम करेगी। ऐसा तो सर, ऐसा, और अभी सपकाल साहब ने भी वही चीज़ कही है कि ये सरकार जाने वाली है, मतलब मोदी सरकार जाने वाली है। सर ये क्या है, मतलब कि लोकसभा में मतलब आप लोगों की मेजॉरिटी आने वाली है? क्या होने वाला है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी आपकी तरफ आने वाले हैं? जरा ये बताइए तो सही सर, क्या है भरत सिंह जी? राज की बात है। राज की बात है। अच्छा, राज ही रहने दो। अगर कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो। हाँ होने दो ना सर, हम होने तो क्या फर्क पड़ता है, बोलिए सर। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से सरकार अभी चल रही है, जिस तरह से सरकार के अंदर उठा पटक है, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे बाकी के इनके जितने भी समर्थन दिए हुए लोग हों, जो अभी राष्ट्रपति इलेक्शन होने उपराष्ट्रपति का जो अभी चुनाव होने वाला है, उसमें आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। और जिस तरह से हमें फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होने वाला है, तो इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी हो, उन्होंने जो कहा
बहुत ही तथ्यों को समझते हुए, बातों को समझते हुए ये बयान दिया है। और इसका आपको परिणाम भी कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। जिस तरह से आपने माहौल देखा, जिस तरह से सरकार ये बनी हुई है, ये मतलब चोरी की सरकार, चोरों की सरकार नहीं, चोरी की सरकार और चोरों की सरकार, ये सरकार जो चल रही है, ये हम मानते हैं अब ये तो खुलासा हो गया है और ये पूरा देश जान गया है। और बिहार की तो जनता, एक एक जनता जान गई है कि ये सरकार चोरों की सरकार है। तो कहीं ना कहीं आपको ये राजीव जी देखिएगा 5-6 महीने में कुछ न कुछ बड़ा उलटफेर होगा। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू, तो हम मन से कह चुके हैं कि बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में ये पता चलेगा। भरत सिंह जी, किरण रिजिजू और पूरे बीजेपी के जो टॉप के लोग लीडर्स है, अमित शाह, वो कह रहे हैं कि आप एक सूझबूझ के एक अटैक कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पे अटैक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर रहे हैं, कमिश्नर पे अटैक कर रहे हैं, तीनों इलेक्शन कमिश्नर पे अटैक कर रहे हैं। आर्मी चीफ पर आपने अटैक किया, आर्मी चीफ को आपने कहा कि आर्मी चीफ रोड साइड गुंडा है, ये कांग्रेस का स्टैंड था आर्मी चीफ। तो ये एक सोची समझी जो मतलब कूल एंड डेलिबरेट एक्ट, जिस प्रकार से आप इंस्टीट्यूशंस को हिट कर रहे हो, इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार से हिट करके आप संविधान को जो बेसिक फाउंडेशन है उसको डैमेज कर रहे हो, यह बीजेपी का आरोप है आप पर। देखिए ना नाम्बियार जी, संविधान को खतरे में कौन डाला है? संविधान की बात कौन कर रहा है? भाजपा, जिसने संविधान के हर एक स्तंभ को अपने कब्जे में करके रखा हो। चौथे स्तंभ, पहले स्तंभ से लेके चौथे स्तंभ तक को अपने कब्जे में करके रखा हो। कभी आपने देखा था कि जो है इलेक्शन कमीशन आके सामने इस तरह से बात करता हो, धमकी देता हो? कभी हुआ था इतने सालों में? कभी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से जो है आरोप लगाए थे, आरोप लगाने के बाद इस तरह से धमकी देना? वो एक स्वतंत्र संस्था है ना इलेक्शन कमीशन, वो तो निष्पक्ष है ना इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। तो ये कहता है कि 7 दिन के अंदर अगर आप जवाब नहीं दोगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेम वही चीज जो है इनके अनुराग ठाकुर अगर ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो उनको तो कोई नोटिस नहीं जाता है, उनको तो कोई धमकी नहीं जाता है। उनसे इलेक्शन कमीशन कांपता है, थर-थर कांपते हैं। गुप्ता जी, ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछिए और कहिए ना अनुराग ठाकुर को जो है एक जो है नोटिस दे दें। क्यों नहीं नोटिस देते हैं भाई? क्योंकि डर है, डर लगता है। और डर किससे लगता है? वो सरकार से लगता है, नरेंद्र मोदी जी से लगता है और जो है अमित शाह से लगता है। और वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब हमने ये साबित कर दिया, हमने पूरा प्रूफ दिया है ना, हमने जो है कर्नाटक के एक असेंबली का पूरा प्रूफ दिया है। और कौन सा प्रूफ चाहिए? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में 15-15 हमने जो है, जो आपने मरे हुए साबित किए थे, हमने उनको खड़ा करवा दिया, खड़ा कर दिया। हमने मरे हुए लोगों के साथ चाय भी पी लिया। उसके बाद और कौन सा सबूत चाहिए आपको? तो ये कौन बता रहा है, ये कौन धमकी दे रहा है? इसके पीछे पूरी तरह से सरकार खड़ी है। अरे नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को चाहिए था कि हमने अगर आरोप लगाया है तो ये कहे सारे प्रवक्ता आके, सारे नेता आके, कि भाई अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है, अगर ये सही बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर सारे प्रवक्ता, सारे नेता आज जो है वो जो है उनका सपोर्ट लेके, उनका जो है इलेक्शन कमीशन का जो है प्रवक्ता बन के बात करते हैं टीवी पे, और वे कहते हैं कि नहीं नहीं जो है कांग्रेस पार्टी अराजकता फैला रही है। अराजकता तो अगर कोई फैला रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ये अराजकता फैला रही है। आज बिहार बंद करने की बात कर रहे थे ना, बिहार बंद था। अरे देखिए कितने विजुअल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जबरदस्ती जा जाके मार मार के दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये कोई बिहार बंद होता है? हाँ, आपकी माँ को गाली दिया गया, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मगर आपकी माँ को गाली और दूसरे की माँ को गाली दिया तो वो नहीं होता है। हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने गाली दिया, ये कोई देखा नहीं था लाइव शो में? ये क्या उनके ऊपर कौन सा एक्शन लिया नरेंद्र मोदी जी ने? किस तरह से रमेश बिधूड़ी ने संसद में किस तरह से बयान दिया, ये किसने बोला? अरे नरेंद्र मोदी जी तो सबको सिखाते हैं, खुद बोलते हैं जर्सी गाय, खुद बोलते हैं कि जो है हाइब्रिड बछड़ा। ये सब बातें कौन कहता है, कौन बोलता है भाई? देश के प्रधानमंत्री जो खुद अपनी गरिमा गिराते हैं, देश की गरिमा गिराते हैं, देश की माँ बेटियों को अपनी माँ बेटी नहीं समझते हैं, और वो हमको प्रवचन देने चले और वो हमको बोलने चले। So let me go to Ali Darwala Sahab. Darwala Sahab,
आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने उंगली उठाई थी अपनी। तो सर खड़गे साहब बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर मोदी जी की सरकार चली जाएगी। जनाब सपकाल जी, हर्षवर्धन सपकाल जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये सरकार जाने वाली है। कुछ बोलेंगे सर आप? दारूवाला साहब प्लीज गो अहेड सर। एग्जैक्टली देखो, मैं तो कहता हूँ एंकर्स को तो एक हफ्ते भर का मटेरियल मिल गया डिबेट्स का और ये सब मुद्दे को आगे लेके जाने का। आई एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन मैं एक बात को यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ, ये कांग्रेस जो लास्ट 15 इयर्स जब उस 2014 में सत्ता में से गई थी, उनके पास में काउंटर करने के लिए, ये सरकार को काउंटर करने के लिए उनके पास झूठे आरोप के अलावा और कुछ बचा नहीं है। 2024 के इलेक्शन के वक्त में संविधान खतरे में है, ये इतना भरपूर ये लोग ने आके इंडिया में नैरेटिव चलाया या संविधान खतरे में है। यहाँ पे वो लोग हर चीज को मरोड़ते, तोड़ते, ट्विस्ट करते और लोगों के सामने रखते। उसके बाद में आप जो है, आप अभी जब जो दूसरा इलेक्शन होने जा रहा है बिहार का, और जो सोशल बॉडीज का, म्युनिसिपल कमिश्नर्स का, इसका जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बिहार का उसके अंदर इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन है, तो यहाँ पे इन्होंने एक नया मुद्दा ढूंढ के लाया, वोट की चोरी। वोट की चोरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने इतना बड़ा, देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ पे लोग जनमानस ये इंटरव्यू को देखते हैं, वो लोग समझते हैं और वो लोग जो बात को सुनना है वही बात को सुनते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर आपके पास कोई ठोस प्रूफ है तो आप लोग हमें एफिडेविट दीजिए। जब एफिडेविट मांगे, राहुल जी अपने निवास से भाग निकल गए बिहार की यात्रा के ऊपर। उसके बाद में मैं तो यहाँ पे अखिलेश जी का यहाँ पे उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने कुछ 14,000 या 20,000 कुछ एफिडेविट्स दिए थे। तो इनफैक्ट ये एफिडेविट्स विद डबल इलेक्शन कार्ड विद 2 नेम्स अपीयरिंग इन 3 प्लेसेस, मैं तो कहता हूँ ये है, इसको हम अग्री कर रहे, इसको हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे कि ये सारे चीजें हैं। ये चीज अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो एक जमाने में ये 2 नामों ने तो इलेक्शन में वोट आपके पलड़े में डाला रहेगा। तो ये बात को आप समझना चाहिए। और यहाँ पे इनके प्रवक्ता लोग आके कहते हैं कि मेरे पास 2 आई कार्ड है, 2 वोटर कार्ड है, तो दैट मीन There seems to be a problem, please, with the audio. Can we check? Can we check, please? What is the audio problem? I can't hear Mr. Daruwala at all. Can somebody check, please? What is going on? I'm getting a drum beat here instead of anybody's voice. It's दारूवाला साहब का हार्ट बीट है वो। हाँ, दारूवाला साहब की हार्ट बीट लग रहा है मेरे को। दारूवाला साहब आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है, क्या हो गया? ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्या? भरत सिंह जी की आवाज, भरत सिंह जी की बात सुन करके क्या हो गया? ये दैट साउंड लाइक योर हार्ट बीट यार। हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा है आपका। सर क्या है दारूवाला साहब, व्हाई इज योर हार्ट बीटिंग सो फास्ट? अरे हाँ बोलिए ना, मेरी आवाज आ रही है आपकी? सर सुशील व्यास जी आपकी आवाज आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। और व्यास जी का फेवरेट सब्जेक्ट है डिस्कशन पर। Yeah, we'll go to visit. I'll go to Vyas ji in the end. So can I go to Daruwala Sahab, please? I need Daruwala Sahab right now. He was making a very good point. What is going on, gentlemen? भरत सिंह जी आपने डिस्टर्ब कर दिया सबको, ये क्या है? भरत सिंह जी, आई थिंक वो yeah, now it's fine. Now it's fine. Now it's fine, sir. बोलिए बोलिए दारुवाला साहब, आप जो बोल रहे हैं बोलिए, कंप्लीट कीजिए। या अब एक बात इसमें राजीव सर बहुत ध्यान से आपको सुनना जरूरी है। क्या जैसा अब बिहार का इलेक्शन आने जा रहा है तो अब ये नया नैरेटिव चलाया जा रहा है, वोट की चोरी, वोट की चोरी। वोट की चोरी कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई? हम तो कह रहे हैं कि अगर वोट की चोरी हुई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का नाम ही लिस्ट में नहीं है। आप लोग के 5-5, 10-10 नाम आपके लिस्ट में। 7 लाख लोग जो अब हयात नहीं है, जो अब जिंदा नहीं है, वो लोग ने आके बिहार में वोट डाला है। आके इंडिया के अंदर यही हो रहा है। ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अग्री करते, बोगस नाम वोटों में है, उनकी यादी में है, वो निकालना है। फेयर एक एफआईआर करना है जिसके अंदर ये नेगेटिव नाम है, उसको निकालना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 जो आप कह रहे हो बार बार, क्या आपने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को 2014-2019 से कहा कि चौकीदार चोर है? खाली आप लोग अक्यूज करते
और फिर जैसा इलेक्शन हो जाता है आप लोग भाग जाते। एक भी चीज के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोई भी स्कैम में, कोई भी झूठे एफिडेविट्स के अंदर, कोई भी तरह के मिनिस्टर के फ्रॉड के अंदर आज तक हमारी सरकार, जो हमारी महायुति की सरकार है, महाराष्ट्र में, सेंटर में, उत्तर प्रदेश में, कहां पर भी आपको एक भी चीज नजर नहीं आई। आपने एक भी स्क्रिप्ट नहीं देखा जैसा 2014 के पहले चलता था, ब्रेकिंग न्यूज, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इतने स्कैम, आदर्श घोटाला, सारे घोटाले जो होते थे उससे जनता नाराज होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाया है। और जो आप लोग एक हमेशा एजेंडा चलाते थे, महंगाई की मार, महंगाई की मार, अब तो महंगाई भी कम हो गई है। पेट्रोल डीजल के लिए जो हमें सर, बाहर महंगाई से कम हो जो गई। बॉन्ड्स लाना पड़ते थे, कौन से देश हमारे में? सोने को गिरवी अरे रखना दारोगा पड़ता साहब, था, कौन से देश अब में तो कम हमें हुई? वो भी नहीं करना पड़ रहा है। तो अब आपके पास मुद्दा बचा ही नहीं है झूठे एक्विजिशंस करने के अलावा। बट दारूवाला साहब, आई वांट टू आस्क यू, राहुल गांधी जी का कहना है कि 2014 से वोट चोरी शुरू हो गया। मोदी साहब जब से टेक ओवर किया इस देश को, उससे पहले 2014 के इलेक्शन से वोट चोरी चालू है दारूवाला साहब। और आरएसएस, जैसे भरत सिंह जी कह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी ने सब इंस्टीट्यूशन को अपने हाथ में रख लिए, अपने कंट्रोल में रख लिए, अपने वश में रख लिए। इलेक्शन कमीशन हो गया या जुडिशरी भी बोलते हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने हाथ और काबू में रखा है। वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब वाराणसी से फूटने वाले हैं। दारूवाला साहब, वाराणसी इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब बोल रहे हैं, यही अनऑफिशियल न्यूज है। दारूवाला साहब, देखिए सर, एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक टूल किट बनाया जाता है, क्या वाराणसी, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, आप ये वर्ड्स को ने क्या ध्यान से सुनिए। राहुल जी जो ये नैरेटिव चलाते हैं, उनको ये वर्ड जो फीड किया जाता है, ये सारा दिन सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर यही चलते हैं। फिर उसके अंदर शर्जील जैसे नक्सलवाद जैसे लोग, फिर उसके अंदर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो नहीं क्या भारत तेरे टुकड़े हजार, ये सारे लोग काम पे लग जाते। अब ये देश जो है ये सर्वश्रेष्ठ भारत बनने जा रहा है। ये जो छोटी मोटी गंदी राजनीति है, यहाँ पर अक्यूज करना, प्राइम मिनिस्टर को भला बुरा कहना, सर प्राइम मिनिस्टर को आप कितना भी गाली दो, उनके परिवार को गाली दो, इससे वो आदमी की जो गरिमा है वो बढ़ते जा रही है, कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता है, एकनाथ शिंदे जी, एक तो नैरेटिव ऐसा चलाया सर महाराष्ट्र के अंदर, राजीव सर, प्रदीप सर, ये तो सुनने जैसी बात है। क्या कहा, क्या एकनाथ शिंदे जी जो मराठा के हमारे सबसे स्टॉलवर्ड लीडर है, वो नाराज है, अजीत पवार जी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और वो अपने गांव चले गए। तो मींस एक फूट डालो। अभी जो इनके पास एक जो एजेंडा मिला ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, क्या ये सरकार गिरने वाली है? इलेक्शन के पहले एक ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब ये लोग डाल देते कि अब सरकार गिरेंगी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी नाराज है, ये ब्राह्मण गवर्नमेंट को ये लोग पुल डाउन करेंगे। ये सारे जो इतनी घिनौनी सोच, इतनी घिनौनी जो हरकतें हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये चीज शोभा नहीं देती। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दर्जेदार जो नेता हुआ करते थे, उनकी भाषण सुनिए, उनके नैरेटिव्स को सुनिए। हार को वो लोग अपने आप पे वो लोग एकदम गर्व से लेते थे, जीत होने के बाद में सामने वाले का वो अभिनंदन करते थे, ऐसा गंदा पॉलिटिक्स नहीं करते थे। राहुल जी भी इतने खराब आदमी नहीं है, उनको पॉलिटिक्स नहीं आता, वो एक डिसेंट लड़के हैं, उनको ये पॉलिटिक्स में जबरदस्ती लाया गया है और उनसे ये बात ये लोग कहलवा रहे हैं। ये जो जूने लोग हैं ना, वो राहुल जी को यूज कर रहे। अगर राहुल जी एक्टिव पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अगर करेंगे ना, आज इतना यंग यूथ है, उनको बराबर गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है और इसके वजह से ये कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस मुक्त भारत होकर रहेगा। तो दारूवाला साहब, one small thing, just start speaking the truth. Even you just start speaking the truth. सच बात करने we don't लगो, disagree. क्या We don't disagree. लोग समझेंगे सर। I agree with you. Sir, I agree with you. लेकिन आपने एक लाइन बोली सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उससे। आपने कहा कीमतें कम हो गई हैं, तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कौन से देश में। मतलब भारत में तो कम नहीं हुई हैं। आज का जो रेट है पेट्रोल और डीजल का मुंबई शहर में अभी का 103 रुपए 50 पैसे पर लीटर पेट्रोल है और 90 रुपए 3 पैसे पर लीटर डीजल है। सर ये कम है क्या? दारूवाला साहब, आप तो माशाल्लाह जितने पेट्रोल पंप ओनर्स के जो माशाल्लाह ओनर्स हैं, उनके आप प्रेसिडेंट हैं, तो ये कम है सर 103 रुपए 50 पैसे। राजीव सर, प्रदीप सर, एक बात आप जानना चाहिए
लास्ट 5 इयर्स कोविड के पहले से ये जो रेट है ये स्थिर है। इतना मार्केट वोलेटाइल हुआ है, ऊपर नीचे तो हुआ ऐसा है। बोलिए ना डॉलर सर, की ऐसा रेट, बोलिए। सर सुनिए ना, 1 सेकेंड, आपने सवाल पूछा, लेट मी फिनिश इट। आज हम लोग डॉलर जो है 90 रुपीज टू अ डॉलर है सर। इतना होने के बावजूद हमारे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस, हमारी जो हेल्थ इतनी अच्छी है, वी आर एब्जॉर्बिंग द लॉसेस, द एक्साइज, द रिफाइनिंग कॉस्ट। बीच में इतना वोलेटाइल हुआ था, कोविड के वक्त जो रेट कम था, वो पैसे ऑयल पूल डेफिसिट को हमने इतना हेल्दी रखा है। 5 साल में सर, 5 साल में हमने ना रेट को बढ़ाया ना घटाया, बल्कि कुछ स्टेट्स के अंदर एक छोटा टैक्स हुआ करता था बॉम्बे के अंदर, जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ बीपीटी करके लगाते थे, जी। वो भी टैक्स हमने कम किया। बॉम्बे का रेट पूना से कम है। तो ये सारी बातें लोगों को मालूम नहीं रहती है सर, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मगर मैं एक बात जानता हूं, ये पॉलिटिक्स ये बहुत एक छोटी चीज है। हमें यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा, खर्चे को जो है, आमदनी को अपने एट एक्सपेंस पार में लाना है, और हमारी रुपी की जो हेल्थ है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको हमको इम्प्रूव करना है। ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए, ये इसके अंदर कांग्रेस जो एक अड़थड़ा लाती है, क्या आप सरकार को अक्यूज करो। सर वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लोग किसी को अक्यूज करके, चोर कह के, किसी के इमेज को मलाइन करके ये लोग भाग जाते। और हम सारे प्रवक्ता यहाँ पे, शिवसेना जी की प्रवक्ता हो, अजीत पवार जी की प्रवक्ता हो, हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देने में हम लोग जुट जाते। और ये जरूर बात है। एक्सप्लेनेशन देने में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव काम हुआ है महाराष्ट्र में, जो यहाँ पे वाटर टेबल बढ़ा है, जो यहाँ पे सोयाबीन का जो एक आवक, Sir, we'll come back to that. एग्रीकल्चर Sir, तो यहाँ पे sir, we'll come back to that, दारूवाला साहब। डिस्कस होता ही नहीं है यहाँ पर। होगा सर, यहाँ पर इस शो में होगा। लेकिन बिफोर आई गो टू सुशील व्यास जी, भरत सिंह जी वांटेड टू मेक अ पॉइंट, ही वांटेड टू इंटरवीन, वेरी स्मॉल इंटरवेंशन। भरत सिंह जी, आप कुछ बोलने जा रहे थे जब दारूवाला साहब बोल रहे थे। जी बोलिए सर। नहीं, मैं तो राजीव जी 15-20 मिनट आप बुलवा देते हैं तो कितने सवाल आते हैं आदमी भूल जाता है। अब जितने दारूवाला जितने तर्क दिए, सबके सब झूठे हैं। एक भी ऐसा तर्क मुझे बता दिए। इन्होंने कहा कि महंगाई कम हो गई, आपने इंटरवीन किया, आपने पूछा कि कौन सी महंगाई कम हो गई, तब बोल रहे हैं कि 5 साल से अस्थिर है अभी तक पेट्रोल और डीजल, हमने बढ़ाया नहीं, जबकि 3 बार जो है बढ़ा चुके हैं, 3 बार बढ़ा चुके हैं और 1 बार घटा चुके हैं। आप उसको उठा के देख लीजिए, गूगल चेक कर लीजिए दारूवाला जी। दूसरा, आप रसिया से तेल ले रहे हो, तेल की कीमतें कितनी कम ले रहे हो। जब आप तेल की कीमतें कम ले रहे हो तो आपको तो उसका रेट कम करना चाहिए, नहीं कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपने साथियों का, जो इनके अदानी अंबानी जैसे साथी हैं, उनका झोली भरना है। आज ही देखिए कि सारे चैनल्स पे, सारे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इस देश में 2% से लेके 10% तक जो है वो धनी आदमी है, वो रिचेस्ट आदमी है, और उन्हीं का जो है कमाई बढ़ रहा है, उन्हीं का जो है ग्रोथ हो रहा है। बाकी 90% लोग तो गरीब हैं, उनकी तो कमाई नहीं बढ़ रही है, ना उनका जो खाने का गुजारा हो रहा है। आज भी जो है 81 करोड़ जनता को जो है वो फ्री में अनाज दी जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं? लेट्स गेट सुशील व्यास जी। सर भरत सिंह जी, क्या कैन वी गो टू सुशील व्यास जी? सुशील व्यास जी, वोट चोरी के ऊपर, अब जैसा प्रदीप जी बोल रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। तो वैसे भी बाय द वे हाइड्रोजन बॉम्ब भी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। सो क्या है हाइड्रोजन बॉम्ब सर, ये जरा बताएं। कुछ आपके मन में कुछ शंका है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज को, कुछ बहुत बड़ा विस्फोट होगा जिसकी वजह से 6 महीने के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली जाएगी, जैसा खड़गे साहब ने कहा है? सर व्यास साहब, राहुल जी के मन में हाइड्रोजन बॉम्ब की क्या डेफिनेशन है वो तो वही बता सकते हैं, उन्होंने बताई नहीं। लेकिन यहाँ जो महादेवपुरा कर्नाटक की विधानसभा को लेकर के बेंगलोर साउथ, वो सेंट्रल की लोकसभा के बारे में जो उन्होंने बड़ा बम उसको फोड़ा, वो बिल्कुल सूतली बम निकला, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से तार्किक रूप से बातें अपने आप सामने आकर के जनता के सामने रखी, उसका जवाब आज तक नहीं है। और एक मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले, अभी मैं आपका शो शुरू होने के पहले आदरणीय तेज प्रताप जी यादव विधायक सुपुत्र लालू यादव जी का बयान सुन रहा था टीवी पे।
उन्होंने कहा ये 16 दिन यात्रा निकाल करके अपना समय खराब कर दिए। इतने लोगों को, इतने कार्यकर्ताओं को अगर इलेक्शन कमीशन में भेजे होते, अपनी अपनी एप्लीकेशन लगेगा तो उनका नाम जुड़ जाता या ऑब्जेक्शन था वो आ जाता। अब लालू जी के लड़के ही बोल रहे हैं, ये न कोई शिवसेना या कांग्रेस बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तेज प्रताप जी यादव का अभी मैं बयान सुन रहा था। तो ये इस तरह की बातें हैं, हवा में महल बनाना ठीक है, वो उनका अपना विपक्ष में है, उनको अब किसी तरह से जनता के बीच में जाना है, लेकिन न तो वोट चोरी हुई है न कोई गड़बड़ हुई है। अब हम बताना चाहते हैं कि इनके हजारों बीएलए अपॉइंट है, ब्लॉक लेवल एजेंट कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए। पूरा 1 महीना प्रक्रिया चली, इनके ब्लॉक लेवल एजेंट्स ने कितने ऑन रिकॉर्ड एप्लीकेशन जो है ऑब्जेक्शन के या इंक्लूजन के या डिलीशन, जो डिलीट नाम हो गए उसके ऑब्जेक्शन लगाने के वहां पे फाइल किए। मैं जो रिकॉर्ड देख रहा था इलेक्शन कमीशन का कल शाम तक जो अपलोड हुआ है, उसमें जीरो दोनों पार्टियों का। एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिन एमएन, वो उनके 116 है, और एक पार्टी है जिसका कुछ 18 या 10 है। तो ये बाकी लोग खाली बयान देना, लोगों को जाके भ्रमित करना, अरे भाई जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको अपनाइए। अब जैसे देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि नाम जुड़े नहीं, अब 16.5 लाख लोगों ने तकरीबन ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की साइट पे है कि उन्होंने फॉर्म 16/6 भर के अपना नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन की है। 2 लाख करीब 62-63 हजार लोगों ने हमारा नाम गलत तरीके से हट गया या नहीं जुड़ा, उसका फॉर्म 7 भरा है। तो ये उन्होंने अपने अपने लेवल पे, मतदाता जागरूक है, वो कर रहे हैं। तो अब उसमें से 65 लाख में से 22 लाख तो मर गए। अब ये कहना चाहते हैं कि भाई जो मृत व्यक्ति हैं उनको भी जोड़ा जाए, तो वैसे तो कोई संविधान में प्रक्रिया है नहीं कुछ। अब जैसे इन्होंने, हमारे भाई साहब कह रहे थे कुछ लोग मृत व्यक्तियों के भी नाम आए, ये एक त्रुटि है जिसको सुधारा जा सकता है फॉर्म 7 भर के। किसने रोका आपको फॉर्म 7 भर के क्या इलेक्शन कमीशन के पास जाने के, भाई तो हमारा नाम गलती से डिलीट हो गया, हमको मृत्यु दिखाया गया, हम ये हमारा प्रूफ है और हम आपके सामने जिंदा बैठे, फॉर्म 7 आपके सामने सबमिट करें, यही प्रक्रिया है। कल तो ये लोग कह देंगे कि नहीं हमको तो सांसद का चुनाव भी लड़ना है लेकिन हम नॉमिनेशन भरने नहीं जाएंगे, हम वहां भी शपथ पत्र नहीं देंगे। ये नहीं चलता, क्योंकि 20-3 क्लियर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो वहां का मतदाता नहीं है और उस वोटिंग लिस्ट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उनको प्रूफ के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है कि जो कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं उसको मैं सत्यापित कर रहा हूं और उसकी जांच की जाए। अगर आप वो एप्लीकेशन नहीं लगाओगे तो उसकी जांच कैसे होगी? अब ठीक है, जनता में आप घूम रहे अपना माहौल बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं माहौल बन रहा है, लेकिन उसका प्रत्युत्तर क्या होगा वो आज बिहार की जनता में हमने देखने को मिला। तो इसलिए मैं हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह ठीक है, कहने की बात है, जब इनके पास समय था। अगर आप हरियाणा की बात करें या बनारस की बात करें, तो इलेक्शन लॉ जो है हिंदुस्तान का आज की तारीख में, और कोई दूसरा लॉ नहीं, एक ही लॉ है, वो कहता है धारा 80 के अंतर्गत चुनाव के नतीजे आने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर वहां पर इलेक्शन पिटीशन फाइल होना चाहिए, चूट चैलेंज है इलेक्शन ऑन एनी ग्राउंड, एज ग्राउंड जो हमारे इलेक्शन लॉ में है। जो आज वो जिसका बयान वो कर रहे हैं हाइड्रोजन बम फलाना बम, भाई ये बात 45 दिन के अंदर करनी चाहिए थी नतीजे आने के बाद, आप चूक गए, आपने नहीं किया। और अब आज आप आगे कहोगे कि नहीं एक सुपर कानून हमारे लिए बना दीजिए, उसकी जांच कर लीजिए, तो कैसे हो सकता है? संविधान संशोधन की बात करिए, राहुल जी की किताब लेके घूमते हो हाथ में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम कह रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके मुताबिक प्रक्रिया को अपनाइए। राहुल गांधी जी, व्यास जी कह रहे हैं कि द एंटायर इलेक्शन कमीशन इज करप्टेड, इलेक्शन कमिश्नर करप्ट है, वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर करप्ट है, ये वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। इंडिया जो एनडीए और इंडिया अलायंस के लोगों को, पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए वोट चोरी कर रहे हैं। बट आई वांट टू आल्सो आस्क यू, बिकॉज आप वकील भी है, क्या ये सिर्फ वोट चोरी बोलने से सरकार गिर पाएगा? जो खड़गे साहब कह रहे हैं मिड टर्म पोल होगा, हर्षवर्धन सबका कह रहे हैं मिड टर्म पोल होगा। आपने एकनाथ राव जी शिंदे की सरकार के बारे में सुना है ना? 22 जून 2022 को वो आई थी। हाँ। जिस दिन से आई उस दिन विपक्ष, कांग्रेस हो चाहे उद्धव ठाकरे हो या दूसरे शरद पवार जी की पार्टी के हो, तमाम लोग कल गिर जाएगी, 5 दिन में गिर जाएगी, 15 दिन में गिर जाएगी। उस सरकार ने अपना टर्म पूरा किया,
जनता की सेवा करके किया और बाद में जनता का ये उत्तर और आशीर्वाद मिला। लैंडस्लाइड विक्ट्री आउट ऑफ 288 237 सीट लेकर के हमने बहुमत से सरकार बनाई। ठीक है, इनको कहने दीजिए कल सरकार गिरेगी, अगर वो अपना जीवन जी रहे हैं जीने दीजिए, वो हमको सपनों में रहने दीजिए। न ये सरकार गिरने वाली है, न कुछ सरकार को कुछ झटका लगने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती से अब भारत के जनता की सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। वंडरफुल। नाउ लेट मी गो बैक टू भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, लेकिन इस प्रकार की चीज कहना, वो भी आदरणीय सम्मानीय अध्यक्ष जी जो हैं कांग्रेस के, डोंट यू थिंक दैट्स अ बिट मच? ये कहना कि सरकार गिरने वाली है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भरत सिंह जी? सर रिपीट करेंगे सवाल फिर से? मैंने ये कहा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि खड़गे साहब अध्यक्ष जी हैं? सर वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब सपकाल जी ने कह दिया महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, वो चलो ठीक है चलता है, लेकिन आदरणीय सम्मानीय खड़गे साहब अगर ये बात कहें, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सर आपको क्या लगता है? मतलब यू डोंट हैव द नंबर्स, आपके पास 240 हैं सर, उससे ज्यादा तो नहीं है। आपको 273 चाहिए। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि दोनों सर आप जितना टाइम आपको चाहिए लीजिए। सर आपका चैनल है, जवाब भी दे रहा है भरत सिंह जी, आपका चैनल है, बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपने कहा कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हमारे पास भी कुछ इनपुट होगा तभी तो हमने कहा है जी। हमने कहा है समय आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। अब रही बात, अब मैं सुशील जी को क्या कहूं? अब सुशील जी के नेता की तो ये हालत है कि उनको को तो कोई पूछता ही नहीं। सरकार तो जरूर है, सरकार में जरूर चला रहे, उप मुख्यमंत्री जरूर है, मगर सुनता कौन है भाई आपकी? आपको देखता कौन है? आपको पूछता कौन है? सरकार में आपकी हालत क्या है आपको पता होगा खुद। तो कम से कम आप तो कुछ मत बोलिए। कुछ सुपवा चलनी हो कहे कि 72 छेद, तो आप क्या बोलेंगे सुशील जी? और मैं आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में क्या बोलूं? भाषा हम देखिए, आपने कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जो बोल रहे हैं मुझे गाली देना दीजिए, लेकिन भाषा पे खत्म हो जाए तो नियंत्रण आप बताइए, बोलिए। ये चलनिया वलनिया मुझे भी आता है, मैं भी गांव में रहा हूं, मैंने तो कहा रुसलेली। अरे भाई वो संजय राउत जी, वो एक बड़ा अच्छा नाम दिया, क्या रुसलेली भाई कुछ ऐसा कुछ बताते हैं, वो तो पता है, वो जानते हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा सुशील जी, मैं इतना कहूंगा कि आपने कहा कि राहुल जी हो या कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 15 नाम ऐसे लाइए जिनका नाम कटा हो, या जो मर चुके हो उनका नाम जो है जिंदा हो और उनका नाम कटा हो। हम तो लेके गए ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके साबित किए ना। आप कैसे कह सकते हैं कि झूठा है? कैसे ये जो है अफवाह है? ये कैसे एक नैरेटिव सेट हो रहा है? कोई नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। आपको मैं कह रहा हूं कि भाई जो नाम काटे गए हैं, जो नाम जोड़े गए, आप बताइए कितना नाम जोड़ दिया? और आप कह रहे हैं कि आपत्ति हमने दर्ज नहीं कराई। 89,000 जो है आपत्तियां हमने दर्ज कराई। अब आप बताइए बजाज भाई, जब हमारे बीएलओ जाके वहां पे कंप्लेंट करते हैं, जो भी कायदे से फॉर्म भर के देते हैं, आप वो फॉर्म लेते ही नहीं है। जब आप फॉर्म लोगे नहीं तो हम करेंगे क्या? आप किसका फॉर्म लोगे? भाजपा के बीएलओ का लोगे, वहां पे जो है जेडीयू का लोगे, वहां पे बाकी एलजेपी का लोगे, लेकिन हमारे कांग्रेस के, आरजेडी के, बाकी के जो जाते हैं बीएलओ तो आप लेते नहीं हो। तो ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सिरा चोरी आप लोग करते हो। अरे भाई ये साबित हो चुका है। आज बिहार का बच्चा घर घर में ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये सबके मन में शंका नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है कि ये जो सरकार चल रही है, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये चोरी की सरकार है और ये 2014 से चल रहा है और समय लगता है ना। अरे भाई एक तरफ अनुराग ठाकुर, राजीव जी मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर जी को कैसे एक हफ्ते में सारा डिटेल मिल गया, सारे वोटर के नाम मिल गए, सारे लिस्ट मिल गए, और पिछले जो है 1 साल से हम जो है वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, सारे नाम मांग रहे हैं और आप नाम नहीं देते हो। एक चीज व्यास जी और दारूवाला जी आप भी सुनिए, अगर राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया तो उनको इलेक्शन कमीशन नोटिस दी कि आप 7 दिन में बताइए, हलफनामा दीजिए। अनुराग ठाकुर ने भी तो यही आरोप लगाया ना। आपने क्या किया बताइए? आपकी सरकार ने क्या किया और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन का क्या ये दोगलापन नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन चोर नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन गलती नहीं कर रहा है क्या? आप मुझे बताइए। अगर एक नेता ये कहता है, आरोप लगाता है, तो उसको नोटिस
और दूसरा अगर आरोप लगाता है तो आप उसको बख्श देते हैं, आप उससे पूछते भी नहीं है। इतना दहशत और डर है क्यों? क्योंकि भाजपा और देश के प्रधानमंत्री सरकार चोरी की चला रहे हैं और ये चोरी जो है दिख गई है, खुल गई भरत है। सिंह जी, तो भरत ये सिंह आप जी, जो है आपने सरासर कर्नाटका का गलत जिक्र किए, कर्नाटका का जिक्र जी। किए थे। इलेक्शन सबको अवेलेबल है, इलेक्शन लिस्ट सबको। राजन्ना का यही तकलीफ था, आप ही के मंत्री ने कहा ये पूरे ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट हमको पहले उपलब्ध था, हमारा काम था उसको चेक करना, जो सत्य बोला उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया, मिनिस्टरशिप से निकाल दिया, हटा दिया। ओमर अब्दुल्ला जी आपका अलायंस पार्टनर था, उन्होंने कहा कि असेंबली लोकसभा इलेक्शंस के बाद हमारा वोट जो है बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, हम जीत गए। हम राहुल गांधी जी के इस बयान पर टोटली हम साथ में नहीं है। तो अलग आपके अलायंस के अंदर ही पूरे फूट है। और ये जो आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट दो, आपके नेता खुद कह रहे हैं वोटर लिस्ट मिला है हमको, वोटर लिस्ट। बोलिए नामबियार जी आप मुझे बताइए, सारी बीजेपी, सारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोट चोरी नहीं हुआ है, तो फिर अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है? वो तो मंत्री हैं। डुप्लीकेट वोटर्स वो तो सब जगह है। सरकार में मंत्री कोई माइग्रेशन हो गया, कोई मर गया, उनका नाम जो व्यास जी दरवाला साहब कह रहे थे लिस्ट में रहता है, वो हर पार्टी में होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। नामबियार जी, सत्य को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में हमने खड़ा कर दिया, अब उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया। ये कौन सी बात हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, आप तो जो है आधार कार्ड को भी प्रूफ नहीं मान रहे थे, आप कह रहे थे आधार कार्ड भी हम नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ा आधार कार्ड। ये इतनी बड़ी चोरी, आप इतना सीना चोरी कर रहे हैं और उसके बाद में भी आप सवाल कर रहे हैं। सवाल तो आपको जो है ये सुशील जी से पूछना चाहिए, सवाल दारूवाला जी से पूछना चाहिए कि भाई आप ऐसा कैसे कर दिए, अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, आपने क्यों नहीं आधार कार्ड माना? एक तो चोरी भी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हो। दारूवाला साहब चोरी खोलेंगे और सुशील जी गिरेगा। इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट लेके घूम रहा है कि कौन कौन जीत गया, सर्टिफाइड कॉपी लेके घूम गया कि इलेक्शन फेयर था, हम जीत गए और वो मेजोरिटी में है। तो वो उससे ज्यादा क्या हो सकता? वोट चोरी तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना भरत सिंह जी। हम पूछते हैं दारूवाला साहब से। नामबियार जी, एक स्पेसिफिक एक लोगों का जो है नाम काटा जा रहा है, यानी कि आप दो खुल के मैं आपको आज बता दूं, देश में जो नाम काटा जा रहा है वो हमारे और आपके वोटर हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, जो इनके वोटर हैं उनके नाम को बढ़ाया जा रहा है। ये खेल चल रहा है पूरे देश में और यही वजह है कि आप अभी मुंबई का देखिएगा, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र के हर विधानसभा वाइज एक लिस्ट तैयार हो रही है और प्रूफ के साथ हो रही है। और प्रूफ के साथ में आपको यह पता चलेगा कि 132 सीट जीतने वाली भाजपा, कभी आप बताइए मुझे राजीव जी, इस चुनाव को आपने कवर किया था, पूरे चुनाव को आपने कवर किया जी। चुनाव जीतने के बाद वो खुशी की लहर देखी क्या किसी नेता के ऊपर? सरकार बन गया, 132 सीट लेके जो है वो एनडीए की सरकार बनती है, किसी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी क्या? सुशील व्यास जी के चेहरे पे, दारूवाला जी के चेहरे पे कभी हंसी दिखी क्या? नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये धोखे की सरकार है, ये चोरी की सरकार है, ये हम जो किए हैं वो गलत किए हैं, इसलिए खुशी कुछ इनके चेहरे पर नहीं थी। एक छोटा सा एग्जांपल मुंबई का देता हूं। अभी अडानी ने एयर इंडिया कॉलोनी पूरा टेक ओवर कर दिया और वहां के लोग कितने, करीबन 4000-5000 लोग जो वोटर लिस्ट में थे, उन सबको वहां से हटा दिया और अडानी वहां पर पूरे कॉलोनी तोड़ दिए, मगर वहां से लोग निकल गए, मगर अभी भी उनका नाम वही वोटर लिस्ट में, वही बूथ नंबर पर वो है। अब ये हटाएगा कौन? क्या इसको इलीगल कहेंगे? किस प्रकार से आप कहोगे? ये किसका काम है ये वोटर लिस्ट का हटाना? नहीं, ये क्या है? मींस एक जरूर इसका एक सिस्टम बनना चाहिए ना। ये 4000 लोग का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, मगर घर नहीं है, वहां पर घर नहीं है। ये किस नहीं, ये काम, ये देखिए, ये काम होना चाहिए। आप बताइए मुझे, चुनाव के 1 महीना पहले क्या एसआईआर का जो है इसके पहले कहीं हुआ है क्या? आज बताइए, जो वोटर वही वोटर वही वोटरों ने जो है लोकसभा में भी तो चुनाव डाला होगा। जी जी। जो आपने 65 लाख वोटर जो नाम काटे हैं, आप कह रहे हैं ये फर्जी है, ये बांग्लादेशी है, ये जो है रोहिंग्या है, ये सब बता दिए आप। क्या आप जो है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सबका वोट चाहिए था, सबका वोट ले लिया आपने? अब उसके बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में जो है हमारी सरकार फिर से कैसे आए, इसलिए 65 लाख नाम काट रहे हो, और वो भी कब जो जिंदा है उनका भी नाम काट रहे हो आप जो वहां पे है नहीं उसका नाम ऐड कर रहे हो आप। ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हो नहीं, जीरो जो है रूम नंबर 0 होगा, 0 पे जो होता है? बताइए मुझे, किस आधार कार्ड पे
एक भी आधार कार्ड मुझे सरकार दिखा दे जिसपे उसके घर का एड्रेस 0 हो। अगर उसके घर का एड्रेस 0 उस पे 0 नहीं लिखा गया है तो उसका जो आधार कार्ड, उसका जब वोटिंग कार्ड बनेगा तो उस पर नंबर तो आएगा ना कि उसमें 0 लिखा जाएगा। But these are technical deficiencies, sir. They can be rectified. Let me go to दारूवाला साहब। दारूवाला साहब, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी चीज कही है। भरत सिंह जी की बात अगर मान भी ले, मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप लोग एक दूसरे के साथ आप साकार दें, सब काम करें ताकि वोटर लिस्ट जो है अच्छी तरह अपडेट हो जाए। ऑल ऑफ यू नीड टू वर्क टुगेदर सो दैट इट्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दारूवाला साहब, एग्जैक्टली, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यहाँ पे डिस्प्यूट झगड़ा काहे का है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, लिस्ट को अपडेट कर रहा है, उसके अंदर जैसा सुशील व्यास जी वकील है, वो जानते हैं कि कौन सा फॉर्म भरना है, हमारे पास वक्त है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अनवैलिड है। इसमें इतना कमोशन, इतना अप्रीहेंशन और इतनी बड़ी एक किसी को आरोप, किसी को चोर कहना, ये बहुत सर संगीन बातें हैं, इसको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। इनके अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ही इनका चोर, झूठा, मीन्स आप उससे क्या बात करें वो इंसान से जिसका ओपनिंग स्टेटमेंट ही आपको झूठा कहता है, वो आपको चोर कहता है। फिर ये एक जो दिशा होती है ना सर डिबेट की, वो दिशा एकदम आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। यहाँ पे आप टेक्निकल बात पे करिए, यहाँ पे फॉर्म 7, फॉर्म 17 इतना सुशील जी ने कितना ब्यूटीफुली समझाया। प्रदीप जी जो खुद वकील है, उन्होंने कहा कि ये प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इसको साथ में बैठ के काम करना है। उन्होंने ये भी कहा यहाँ पे सुशील व्यास जी ने, देखो सुशील व्यास जी अगर बूथ लेवल के कार्यकर्ता है तो वो बात को मानते हैं, वो टेबल के ऊपर हर पार्टी का एक नुमाइंदा वहां पर बैठा रहता है और हमारे पास वक्त है, हर पार्टी के पास वक्त है। अगर वो उनको अप्रीहेंशन है कि हमारे नाम काटे गए तो अभी से आप काम शुरू करिए ना। देखो यहाँ पे तेजस्वी यादव जी ने जो कहा, मैं इतना उनको सल्यूट क्यों करता हूँ। वो बोलते हजारों लोग काम धंधा छोड़ के 16 17 दिन ये रैली में जा रहे। इसके एवज में अगर वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, बूथ लेवल में, कलेक्टर ऑफिस में, तहसीलदार, मामलेदार, तलाटी के पास जाके अपना नाम बनाए, वहाँ पे अपना वोटर कार्ड ले ले, अपना नंबर निकाल ले, ये मेहनत, ये यहाँ पर मेहनत करना चाहिए। ना कि ये जो मीन्स, मैं अनपार्लियामेंट्री बात नहीं करना चाहता, ये जो रैली के अंदर जो वॉट एवर फ्रीबीज के आस में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। देश को आगे लेके जाना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत धोखेदायक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज इनको शॉर्ट टर्म के लिए 1, 2, 5, 10 दिन के लिए ये गरीबों को यूज करती है, एक मजमा, एक क्राउड को जमा करती है। जब इनका मुद्दा सेटल हो जाता है तो ये लोग इनको फिर सड़क पे छोड़ देते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने किया सर, उनका रेटिंग बढ़ गया, राहुल गांधी जी का रेटिंग बढ़ गया वोट अधिकार यात्रा के बाद। दारूवाला साहब, उनका रेटिंग्स बढ़ गया है, यू नो, लोग जानने लगे, लोग मानने लगे। बट आई जस्ट कम बैक टू महाराष्ट्र। महायुति का ये जीत है क्या? मराठा एजिटेशन जीआर के माध्यम से करना, देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, महायुति बिलीव दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। जबरदस्त काम किया जो मुंबई को घेर कर रखा मनोज जरांगे पाटिल ने। दारूवाला साहब, मगर भरत सिंह जी और कांग्रेस कह रहे हैं कि आपको अधिकार था ही नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं था। ये जीआर भी उतना ही गलत है जितना आप ये गलत काम कर दिया और गलत चीज लेके मनोज जरांगे पाटिल को यहां से हटा दिए। हाउ डू यू सी दैट? यू डिडंट हैव द अथॉरिटी, आपके पास कोई हक नहीं था वो जीआर निकालने का। कांग्रेस, देखिए, सब में पहले सरकार को अधिकार नहीं है ये कहने वाले कांग्रेस है। तो मैं एक बात कहता हूँ, क्या इतने 35 साल तुम्हारी सरकार थी तो आपने क्या किया? आपने इसमें से क्या मार्ग निकाला? आपने क्या आरक्षण दिया? आपने किसका आरक्षण हटाया? आपने कौन से समाज को नजदीक किया? आपने किसको दूर किया? अगर ये हमने किया वो गलत है तो यहाँ पर हर्षवर्धन सपकाल जी, शरद पवार जी और राहुल गांधी जी ये आके कल स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? या अगर आप उनके प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आप ये प्रेस्टीजियस चैनल के ऊपर बोलिए ये दिया हुआ जीआर, ये दिया हुआ आरक्षण ये गलत है, इसको रद्द करना है। तो कल जनमानस, जनता जनार्दन, आपकी जो मंशा है, जो भी मंशा है, आप इसको ऑफिशियल आपका स्टेटमेंट बोल के
बोल दीजिए क्या ये जीआर गलत है, ये आरक्षण गलत है, इसे विड्रॉ करना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपके जो भी आपका एजेंडा है वो आप क्लियर करिए। सर यहाँ पर कांग्रेस ने ये बोला है और एनसीपी ने ये बोला है कि दिस विल नॉट स्टैंड इन कोर्ट, क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है सर, आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। नंबर 2 क्या है कि हर जगह पर इंप्रेशन ये गया, दारूवाला साहब इसको अलग तरीके से ना लें, हर जगह पर इंप्रेशन ये क्रिएट किया गया है कि जितने कुनबी हैं वो सब मराठा हैं और सब मराठा कुनबी हैं। अब कुनबी जो हैं उनको पहले से ही ओबीसी में आरक्षण है, दे ऑलरेडी हैव रिजर्वेशन in OBC, so which means now all Marathas will they have reservation within the OBC category, which is why Bhujbal Sahab has said he's going to go to court. Chhagan Bhujbal Sahab, वो तो आपके मंत्री हैं ना सर, there is something called the collective responsibility of the cabinet. He has said very clearly he is going to go to court against his GR. So irrespective of whatever the Congress says, irrespective of whatever Sharad Pawar Sahab says or anybody else says, of course Mr. Uddhav Thackeray will never say this, I would like to know from you, why is Mr. Bhujbal saying this? Darwala Sahab. First thing, I believe and I totally trust what Devendra Fadnavis, Eknath ji and Ajit Pawar ji ने collective जो decision लिया है वो बहुत सही decision है। कोर्ट के अंदर वो सस्टेन होता है, वो चकआउट होता है, स्ट्राइक आउट होता है, वो बात की बात है। यहाँ पर जरंगे पाटिल जी ने, यहाँ पर हमारे सरकार का, ये जो आज महाराष्ट्र की सरकार है उसका उन्हें अभिनंदन किया है। और मैं आपको राजीव सर, प्रदीप सर, आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, ये रिजर्वेशन, ये डिबेट्स के अंदर मैं सहभागी नहीं होता। माय टोटल upbringing is totally different. I will refrain from making any statement because of lack of knowledge on reservation. That has not been my domain. I will not speak on it. Over here, Sushil ji is very learned. कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं टिकेगा वो कहने के लिए प्रदीप सर, सुशील जी आर द बेस्ट पीपल दैट यू कैन आस्क देम ऑन दिस रेलेवेंस। ए और बी, भुजबल जी जो कह रहे हैं, भुजबल जी एक कह रहे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। अभी कोर्ट में जाना नहीं जाना जीआर गवर्नमेंट का है, वो सस्टेन होएगा नहीं होएगा ये आने वाले हम दिनों में देखेंगे। मगर यहाँ पर जो मराठा बांधव है, मराठा बांधव, उनको हम सलाम इसलिए करते हैं क्योंकि महाराष्ट्रन को बांधने में जितना मराठा लोगों का एक सहयोग है उसका हम लोग इतना दिल से हम उनके we are deeply gratitude and we have got a lot of respect for them. United. So speaking if anything more we can do besides giving them reservation, I think this Sarkar will be more than happy to do it. Will be more. Vyas ji, Fadnavis साहब ने कहा we have given the GR and we are sticking by it. एकनाथ शिंदे जी ने कहा this is the first step. बोले GR is the first step. बोले और भी प्रॉब्लम्स आएंगे वापस, मगर माहौल कुछ और है। विपक्ष, शरद पवार जी हो, कांग्रेस हो, डिफरेंट। तो हाउ डू यू सी, विल इट सस्टेन? यू आर अ लॉयर, व्यास जी। नाम्बियार जी, जब कोई भी सरकार जनप्रिय काम करती है जिससे लोकप्रियता बढ़ती है उनकी, तो विपक्ष का हताशा और निराशा में आना स्वाभाविक है। और जो उनके बयान आ रहे हैं उसी संदर्भ में आ रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे थे कोर्ट में जाने की, टिकना नहीं टिकना, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे दल को भी सावधान करना चाहता हूँ और विपक्षों को अगर नहीं पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ। अप्रैल 1973 के 13 जजों के केशवानंद भारती के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस हिंदुस्तान में कोई भी असंवैधानिक निर्णय सरकार के स्तर पर या संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। और अगर हमने भी किया तो वो टूट जाएगा। तो हमने सोच समझ के किया है, तो अगर वो मान लो असंवैधानिक है तो ठीक है, न्यायालय में उसकी पुष्टि हो जाएगी, नहीं होगी तो देखा जाएगा। लेकिन उसमें जब तक नहीं होता तब तक तो जो शासन निर्णय है 2 सितंबर का, वो थोड़ी सी गलतफहमी है उसके बारे में लोगों को। देखिए, उन्होंने किसी जात को, जो बजाज साहब कह रहे थे, सेंट्रल अंडर शेड्यूल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ चीजें ऐसी है जिसको राज्य कर सकता है प्रोवाइडेड वो सर्टेन नॉर्म्स के खिलाफ ना हो। तो हमने वो शेड्यूल 9 के आधार लेकर के 342A हमको ये अधिकार देता है कि हम हमारे जनता के किसी एक
कहते हैं कि तबके के लिए, उसका प्रॉपर वर्ड मुझे हिंदी में इस समय याद नहीं आ रहा है, एक प्रॉपर जो ग्रुप होता है जिसको कुल भी कह लीजिए, मराठा कह लीजिए, उनके हक में अगर वो सोशली बैकवर्ड हैं या एक्सप्लॉइटेड हैं या मान लो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए हम कोई कल्याण पूर्वक कदम उठाने के लिए इस तरह के निर्णय लें, और लेना पड़ता है। ये हमको 342, 341, 340 हमारे संविधान की जो अनुच्छेद है वो हमको अधिकार देती है और निर्देशित करती है। अधिकार शब्द सही नहीं है, निर्देशित सब सही है, निर्देशन हमको देती है। उसके अनुसार किसी भी लोकप्रिय सरकार, चाहे हम हैं या कोई हो, या मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, पृथ्वीराज जी चौहान तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे ना, कांग्रेस के थे ना, उन्होंने भी इस तरह का कोई आरक्षण देने का काम किया जी 2014 के पहले जी। तो ठीक है, कोई भी सरकार होती है वो जनता की मांगों के सामने झुकती है और कोई न कोई रास्ता निकालती है। तो क्या पृथ्वीराज चौहान जी ने भी असंवैधानिक काम किया था किया। वो भी संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा था क्या उन्होंने? किया, वो तो हमारे तोड़ा था मुख्यमंत्री सर, नहीं थे ना, तोड़ा था, लेकिन तोड़ा देखिए, ऐसा था, है। which is why the court threw it out. Absolutely That's what I'm correct. saying. I agree with you. Because what Honorable Supreme Court says कि आपको कोई भी वर्ग जो है जी। वो सोशली बैकवर्ड है, उसको पहले एक प्रूव करना पड़ेगा। Correct. इसके लिए एकनाथ राव जी शिंदे ने एक सुक्रे कमेटी बनाई। सुक्रे जी। कमीशन ने जाकर के 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वे किया, और उसके बाद ये पाया गया कि मराठा कम्युनिटी जो है इकोनॉमिक नहीं, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड Socially and economically backward, yes. अब उनके पहले वो भूमि के वो थे, लेकिन आज उनके बंटवारा होते होते 1 बीघा आधा बीघा तक भूमि आ गई, उन्हें बेरोजगारी बढ़ गई, उनकी शिक्षा के रूप में वो पिछड़ गए। तो ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड एससीबीसी का जो उनको रिजर्वेशन जरूरत था, वो 20 फरवरी 2024 को 10% दिया गया महाराष्ट्र विधानसभा में, जिसमें हमारे आदरणीय भरत सिंह जी की पार्टी ने भी समर्थन किया। एक भी दल ने विधानसभा के पटल पर उसका विरोध नहीं It was किया, unanimous. आरक्षण दिया जी, गया दुरुस्त बात। और वो अभी भी लागू है। सर्वदलीय हम किस मुंह से सहमति। कह रहे हैं वो गलत है? कहिए, कोई भी लोकप्रिय सरकार होती है वो जनता की मांगों के सामने उनको झुकना पड़ता है। लेकिन और अगर लेकिन वो व्यास साहब, न्याय यहाँ पे मांगे प्रॉब्लम तो कहाँ उसके की अनुसार है? उनको शासन निर्णय लाना पड़ता है, और इसी तरह से शासन व्यास निर्णय लिया गया है। साहब। और इसमें कहीं भी ओबीसी का नुकसान नहीं होगा। सुशील व्यास जी, एक OBC छोटी के सी बात। अधिकारों का हनन सर, किए सर, बिना सर, सर। मराठों को लाभ पहुंचाना, यही वर्तमान सरकार का काम। सुशील व्यास जी, जो एकनाथ शिंदे साहब ने काम किया, जिस स्ट्रेटजी को लेकर के, ये सुनने वाली बात है जनाब। भरत सिंह जी आप भी सुने और दारूवाला साहब आप भी सुने। एकनाथ शिंदे साहब जिस रणनीति को लेकर के चले थे मराठा आरक्षण को लेकर के, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज विद इन द लॉ, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक एक चीज करी, और उसके बाद इट वाज यूनानिमसली पास्ड बाय बोथ हाउसेस बाय स्पेशल सेशन, if you remember, of the Maharashtra Assembly right over here in Mumbai. Now, point is, right now what has happened, sir, the problem arises where Kunbis already have OBC reservations. Kunbi जो हैं, they are classified as other backward classes in the Mandal Commission. बाकी मराठा 96 जाते जो हैं, 96 जो हैं, उनमें से बहुत ऐसी हैं that are not classified as OBC. अब ये हो गया है, इंप्रेशन ये गया है, आई डोंट नो व्हाट इज द रियल ट्रूथ। अब इंप्रेशन ये गया है कि जितने भी मराठा हैं वो सब कुनबी हैं, और जितने कुनबी हैं सब मराठा हैं। नाउ माय पॉइंट इज, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज गोइंग टू अराइज। व्यास साहब, यू नो दैट क्वाइट वेल। यू कैन नॉट क्लासिफाई ऑल मराठास एज कुनबीज। अब आप बोलें सर प्लीज, व्यास साहब प्लीज क्लैरिफाई। बजाज जी, यही गलतफहमी है आम लोगों में, सर दैट्स द इंप्रेशन, विशेषकर विपक्ष के अंदर। देखिए, हमारा ये जो 2 सितंबर का जो है, उसका पहला ऊपर का टाइटल देखिए क्या है। उस विभाग में, मराठवाड़ा विभाग में, जो महाराष्ट्र में शामिल होने के पहले 1960 के पहले या 1956 के पहले वो निजाम हैदराबाद के पास था, जो ये 5-6 जिले जो महाराष्ट्र के आ रहे हैं, परभनी, नांदेड़, लातूर वगैरह, उसमें जो थे उनको आगे चल करके साहू महाराज या किसी के कहने के बल वो अपने आप को मराठा दिखने लग गए। लेकिन उनकी पुराने जो दादा परदादा जो है, उनके अगर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं कि उनका कोई प्रूफ मिल जाता है कि वो लोग कुनबी थे, तो वो उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। उसकी जांच चल रही है। right. उसकी ये जो शिंदे कमेटी बनी है, जस्टिस शिंदे कमेटी, वो वही जांच कर रही है कि किसके पूर्वज कुनबी थे जो आज मराठा हैं। वो उन्हीं लोग, सब मराठा को नहीं मिलने वाला। Those who can prove themselves कि they were कुनबी at one point of time, they will only get the benefit of it, and not everyone. Right, so let me go to भरत सिंह जी। अक्टूबर 67 के पहले का
आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जी, कि जी, हमारे जी। फोर फादर 67 के पहले यहीं राइट, रहते थे, सो नो इसीलिए चेंज, हम लोग सो जो नया जीआर आया है उसमें कोई चेंज नहीं है। जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ भरत सिंह जी कि ये जो नया जीआर जो आया है कोई चेंज नहीं है उसमें, क्योंकि जो जरंगे पाटिल साहब ने आजाद मैदान में कहा कि हमको मिल गया कि सब कुनबी मराठा हैं और सब मराठा कुनबी हैं, ऐसा बोला जरंगे पाटिल ने। और जैसा अभी व्यास जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देयर इज नो चेंज। जो निजाम ऑफ हैदराबाद 1836 की जो गैजेट है और उसके साथ में सतारा और पुणे और औंध की जो गैजेट है उसके हिसाब से जो लोग कुनबी थे उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन। अब ये क्या हुआ भरत सिंह जी, अब आप मुझे समझाएंगे जरा ये क्या है? तो मतलब देयर इज नो चेंज, सिर्फ कुनबी को मिलेगा ना, सभी कुनबी को, और सभी कुनबी को मिलेगा और सारे कुनबी मराठा नहीं है। अब आप बताएं सर भरत सिंह जी। यही तो पेज फंस रहा है, यही तो पेज फंस रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि एक तरह से मराठाओं के साथ ये धोखाधड़ी है। अगर जरांगे पाटिल जी की बात को समझा जाए तो सारे मराठे जो कुनबी है वो मराठा है, जो मराठा है वो कुनबी है, यानी सबको जो आरक्षण मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर सरकार तो कुछ और कह रही है, सरकार तो कुछ और कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। हमारा ये जो है डर यही है और हम चिंतित इसलिए हैं कि लड़ाई जो जरांगे पाटिल जी लड़े और मजबूती से लड़े, हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी जरांगे पाटिल जी के साथ नहीं थी, हम मराठाओं के साथ हम हैं। लेकिन हमें डर ये है कि देखिए कानूनन व्यास जी ने सब बता दिया, उन्होंने दबे जुबान में ये बता दिया कि कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, खुल के नहीं बता रहे, लेकिन दबे जुबान में कि जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा तो यार। ये आप देख लीजिए, आप रिवाइंड करवा लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लेंगे। तो ये देखिए मैं भी समझता हूँ और आप भी एडवोकेट हैं, आप भी जानते हैं कि ये कोर्ट में कितना टिकेगा। प्रदीप भाई हैं भरत सिंह जी आपको पूछता हूं, साथ में यहाँ पर आप कह रहे हैं, यहाँ पर छल नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि ये गलत, छल नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भरत सिंह जी आप कह रहे हैं गलत है, ये ठीक नहीं पाएगा 50% वाला गलत। मगर वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव ने खुद कहा हम 85% रिजर्वेशन दे देंगे, 85% रिजर्वेशन देंगे। एक तरफ राहुल जी कह रहे हैं कि 50% के ऊपर हम दे नहीं सकते, हम सरकार में आएंगे। तो इलेक्शन के बाद कैसे करोगे आप? इलेक्शन के बाद, बिकॉज़ उससे पहले सरकार तो होने वाला नहीं है। 85% रिजर्वेशन सुना होगा जो आपने शुरुआत में कहा कि 6 महीने की सरकार है, 85% रिजर्वेशन की सरकार, बट कितने बोल रहे हो आप? 85% रिजर्वेशन देंगे आप भरत सिंह जी? अब 72% तेलंगाना में 72% जो है रिजर्वेशन हो गया, तमिलनाडु में कैसे हो गया? तमिलनाडु। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 50% का कैपिंग जब तक नहीं हटेगा तब तक आपको किसी न किसी के आरक्षण में से आपको देना पड़ेगा। आपको चाहे ओबीसी के आरक्षण में देना पड़े, चाहे जिसके आरक्षण में से देना पड़े, निकाल के तो देना पड़ेगा ना। ये तो सुशील व्यास जी नहीं बता रहे हैं कि आपने किसका हक मारा, ये तो जो है वो दारू वाला जी नहीं बता रहे हैं कि आपने किसके हक में से जो है हमको जो दिया। भाई मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हम तो इसके लिए जो है पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और इसमें हम साथ में हैं। लेकिन आपने किसका आरक्षण कम किया? क्या आपने 50% की कैपिंग को तोड़ के आगे बढ़ाया है क्या उसके बाद आपने जो है आरक्षण दिया है क्या? ये हो सकता है, अगर ये है तो उसके लिए आपको संसद में कानून नया पास करवाना पड़ेगा जी। तो लेट मी गो टू तब तक आएगा नहीं और कानून बनेगा नहीं। बजाज जी दारूवाला जी से माफी चाहते हैं, सिर्फ आधा मिनट कोई चीज बोलिए सर, बोलिए प्लीज। ये बड़ी गलतफहमी पूरे देश के लेवल पे फैली हुई है। 50% संवैधानिक प्रक्रिया, ये बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, संविधान के या किसी भी कानून के किसी भी धारा में, किसी भी पैराग्राफ में ये 50% की लिमिटेशन नहीं है। ये पहली बार आई 1992 में इंदिरा साहनी का एक केस हुआ, 5 जजों का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा, वो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया गया, 27% ओबीसी, 22.5% अदर्स, तो इसलिए टोटल मिला के 49.5, 50 से ज्यादा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के उस 92 के जजमेंट में संविधान की फिर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जरूर ये फैसले के आधार पे हम लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं। लेकिन जहां जहां जरूरत महसूस हुई और उसी में उन्होंने बताया किस प्रक्रिया के तहत उसको आप अलग से दे सकते हो। तमिलनाडु में, तेलंगाना में जिसका आपने जिक्र किया,
उन्होंने 70% के ऊपर भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके नेता राहुल गांधी जी का या तेजस्वी जी कह रहे हैं, हो सकता है उनके पास भी उस तरह का कोई प्लान हो। हम तो आपसे वो सुनना चाहते हैं कि 85% तक कैसे जाए, वो हम आपसे हमारा नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दारूवाला साहब, ये 85% संभव है क्या? राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव कह रहे कि 85% रिजर्वेशन देंगे। एक तो कह रहे कि राहुल जी पहले बोल रहे स्टेटमेंट 50% से मैं बढ़ाना चाहता हूं, लिमिट बढ़ाना चाहता हूं। इज इट राइट फॉर देम टू से 85% रिजर्वेशन देंगे चुनाव में? चुनाव जीतेंगे तो हम दे देंगे इमीडिएटली। दारूवाला साहब देखिए प्रदीप सर, राजीव सर, it is already 8:25. I will be Sir, leaving the debate we are after I talking about answer this reservation, question not the of time. yours. सर आपकी रिजर्वेशन कहीं और है क्या? जी बोलिए No, बोलिए 8:30 is my namaz. I have already spoken to the studio. जी। What I am trying to tell you over here is very clearly, 85% क्या ये लोग 95% भी रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि इनको मालूम है खाली हमें आश्वासन देना है, सरकार तो हमारी आने वाली नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर ये लोग 95% भी कहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, इनको थैंक यू बोलिए और बोलिए बेशक आप दे सकते, क्योंकि देश को पीछे लेके जाने का वायदा ये राहुल जी ने और इनकी सरकार ने किया है। 95% रिजर्वेशन, आई होप ये दुनिया की यूथ, इंडिया की यूथ सुन रही है क्या राहुल गांधी जी क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस की देन है कि दारूवाला Point जी number two. आप इतने दूर बैठ के आज बात कर रहे हैं और हम आपके मुखाफिद हैं। सर दारूवाला साहब जो आपका भी तो हैं, मेहनत दारूवाला आपकी साहब आपकी तरह मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उनको अभी ईशा की नमाज के लिए जाना है, मालूम है मुझे। सेकंड थिंग, लेकिन सर दारूवाला साहब अंदर से व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत तौर से वो मेरी तरह बिल्कुल आरक्षण के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको दिया जाए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है उसको नमस्कार कर दिया जाए, ऐसा दारूवाला साहब का व्यक्तिगत राय है। जी, बोलिए बोलिए। सेकंड एंड द लास्ट थिंग, ये कह रहे हैं कि इनको ओबीसी का रिजर्वेशन कहां से मिलेगा। बीइंग अ मुस्लिम and being a leader in भारतीय जनता पार्टी and representing the Muslims in this country, मैं डंके के चोट पे और जिम्मेदारी से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप लोग के सामने करना चाहता हूँ। जो भी रिजर्वेशन आप लोग ने मुसलमानों को दिया है, वो एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो जी। या सरकार में हो, क्योंकि हम लोग, हमारे कम्युनिटी आज 22% है इंडिया में, हम लोग हमारे अपने आप को ना बैकवर्ड कहलाते हैं ना हम लोग माइनॉरिटी कहलाते हैं। आरएसएस ने जो इतने साल मेहनत किया है मुसलमानों को मुख्य प्रवाह में लाने का, तो आज मैं कह सकता हूँ मुसलमान मुख्य प्रवाह में आ गया है। वी आर ओपन कैटेगरी, वी आर नॉट रिजर्व कैटेगरी, वी आर नॉट माइनॉरिटी। जो हमारा रिजर्वेशन है, जिसको आवश्यकता है, जिसको कम पड़ता है, हमारे भाई बहन जो ये देश में जो पिछड़े हैं, जो आगे आना चाहते, वो हमारे मुसलमानों का रिजर्वेशन सरकार को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग उनको दे दो और हमको मेन प्रवाह में लाओ और हमको माइनॉरिटी बोलना बंद कर दो। ये Right. दो शब्द कह के सर 24 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं हो सकते। एट बेस्ट यू आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। मेन प्रवाह में I अभी agree आ with you. चुके हैं। I agree with हम you. ओपन कैटेगरी है। Yes. हमारा रिजर्वेशन निकाल लो और जिसको आवश्यकता है उसको दे दो। सर जब धन्यवाद। नया सेंसस होगा 2027 में, जय उसके हिंद, रिजल्ट जय आएंगे, हिंद। तब मालूम पड़ेगा इंडिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच कह दिया सर, ना थैंक सर, यू। आज मैंने ब्रेकिंग हेडलाइंस दे दिया सर आपको। हाय हाय हाय, कमाल है सर, सो नाइस ऑफ यू सर। नमस्कार। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सो नाइस ऑफ यू। व्यास जी, भरत सिंह जी 6 महीने के बाद क्या होने वाला है जरा बहुत गौर से देखेंगे हम लोग, और हाइड्रोजन बम का हम इंतजार कर रहे हैं। बॉम्ब का जरा बताइए। आएगा सामने आएगा। बॉम्ब बताइए, बहुत जल्दी फोड़ने वाले हो आप। एनीवे थैंक यू जेंटलमैन, जी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। व्यास जी, Thank you. भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू। Well, that was nice. As Mr. What's his name, Daruwala Saab says, I think he's speaking for himself. All the Muslims are going to turn up at his house tomorrow because he says जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रखा है वो उठा करके किसी और को दे दो, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। That's what he says. Daruwala Saab, I hope you have protection. That's the only thing that I can say. Well, that's just about it. Very sadly, I can tell you that there are still floods in Punjab. Punjab needs a lot of help. खालसा सर, वो जो वर्ल्ड खालसा जो है वो पहुंच गए हैं, खालसा एड, दे आर ऑलरेडी देयर। पीपल लाइक सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, दैट
जसपिंदर जस्सी, They all everybody, they're all going there, they're all helping out. सारे गुरुद्वारे जितने हैं वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सर. वो क्या हो गया है कि very unfortunately what had happened was, that's what they say, that the dams etc. had not been dredged properly. So as a result of it, the holding capacity came down, and then they had to release the water. So that water has flooded most areas downstream. So the scene is kind of terrible in Punjab. पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में सर बाढ़ का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है. और तो और छोड़िए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तानी पंजाब जो है वहाँ पर भी बड़ी हालत ख़राब है. Pakistan was accusing dead bodies flowing in from India. No sir, there are no dead bodies. That is Mr. what's his name, that foreign minister. Shahbaz Sharif himself said it. Oh, he's a strange guy anyway. God knows. He must have seen Pakistani dead bodies. He's not seen Indian. No Indian dead bodies have floated down the river. In any event, that's just about it as far as we are concerned. We'll of course see you tomorrow. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें. Subscribe to the fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. Or always with you, and it is your channel, as you know. We give an opportunity to everybody to express their opinion. And as far as we are concerned, we are Nation Now, and we stand with the nation. That's it. Nation first, that's it. जो चीज भारत के हित में नहीं है वो हमारे हित में नहीं है, बस. That's it. That's what we stand for, and that's what we shall continue to stand for. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.